ग्लव्स पड़े होते हैं हमारे पास इस तरह से बेकार, और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम एक ऐसा जुगाड़ लगाने वाले हैं, एक ऐसा काम करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। करेले बने आपके बहुत ज़बरदस्त, बिना कड़वे। किस तरीके से आज आपके साथ इसकी तमाम रेसिपीज़ शेयर करेंगे। क्लीनिंग आइटम को भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, और हम किस तरीके से अपनी इन चीज़ों को क्लीन करेंगे। इसी तरीके से बेकार शॉपरों से हम अपने फटे पुराने बैगों को करेंगे रिपेयर। छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके आपकी लाइफ होने वाली है आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आज के जुगाड़ का पता चल सके। टिप नंबर 1 है मेरी, बिल्कुल जी, जब भी आप कभी सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं तो आपने किचन में तो अपनी ज़ाहिर सी बात है चीज़ें रखी हुई होती हैं, लेकिन अगर आप कहीं और बैठ के करते हैं तो फिर आपको साथ में इस तरीके से एक शॉपर को रखना चाहिए, और ताकि आप जो है इधर उधर चीज़ों को, इधर उधर कोई भी सब्ज़ी आप कट कर रहे हों तो इधर उधर ना फेंकें। नेक्स्ट मेरी टिप ये है कि जब आप मिर्चें वगैरह होती हैं ना, आप कोशिश क्या करें कि उसी शॉपर को यूज़ करें जिसमें सब्ज़ी आती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था ये शॉपर, इसमें से मिर्चें ले ली, और मैंने क्या किया कि उसके ना डंडल को कट करती जाऊँगी, और साथ ही मैं यहाँ पे उसी शॉपर में जो है वो डाल दूँगी, और इस तरह से मुझे एक अलहदा से शॉपर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं कि जब भी आप करेले वगैरह कट करते हैं ना, तो इनके छिलकों को आप निकाल के फेंक देते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और उनकी शुगर को एकदम से वो डाउन कर देते हैं। तो इनको आप फेंका मत करें, इनको साथ ही पकाया करें। तो जो भी आप इस तरह के जब छील रहे हों तो इसको आप छील लें, और इसको भी आप साथ में ही कट कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पर हम जब भी कट करते हैं ना करेलों को, तो इनके जो बीज होते हैं, अगर इनके बीज पके हों तो आप इनको बिल्कुल निकाल के फेंक दें। लेकिन अगर इनके बीज कच्चे होते हैं और खाने के काबिल होते हैं तो तब आपको इनको जो है वो बीच में ही रहने देना चाहिए, और इनको उनके साथ ही कट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में आपके काम आते हैं, ब्लड रेगुलेट करते हैं, और इसके साथ ही इंसुलिन बनाने में भी काफ़ी मदद देते हैं। तो इनको आप जो है फेंका मत करें अगर ये कच्चे हैं, लेकिन अगर ये पक्के हैं तो बिल्कुल ये हज़म नहीं होंगे, तो इनको आपने सारा निकाल के फेंक देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपने करेलों को कट कर लेना है, और करेलों को कट करने के लिए हमेशा ही बारीक बारीक कट करना चाहिए, 1/2 इंच का रख के, ताकि ये इजीली जो है वो आपके फ्राई भी हो सकें, गल भी सकें, और आसानी से आप इसको खा भी सकें। तो इसका ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप इनको तकरीबन 1/2 इंच का देके आपने इनकी साइजिंग रखनी होती है। इससे बड़े पीस वैसे भी पकने में भी टाइम लेते हैं और अच्छे से नहीं फ्राई होते, और फिर आप अच्छे से उसको खा भी नहीं सकते। तो इन टिप्स पे अगर अमल किया जाए तो आपका करेले बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। करेले कट हो गए, अब इनकी नेक्स्ट यही है कि हम चाह रहे होते हैं कि इनमें कड़वाहट ना हो। तो इसके लिए बाज़ लोग दही भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं ये करती हूँ, नमक ले लूँगी 1 टीस्पून, और इसमें अच्छे से फैला दूँगी, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसको अपने हाथों की हथेली से इस तरह से ज़ोर ज़ोर से मसलती जाऊँगी अच्छे से। तो एक मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे, ज़ाहिर है मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं जब करेले को इस तरह से मसलूँगी ना तो उसकी कड़वाहट जो है ना वो मेरे हाथों के ज़रिए जो है वो मुंह के अंदर आएगी। तो मैंने इसलिए ज़्यादा देर मसला था, और उसके बाद धूप में रख दूँगी, और 15 मिनट या आधे घंटे के बाद मैं इसको निकाल के अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद यहाँ पे इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको फ्राई कर लीजिए और फिर फ्रीज़ कर लीजिए। मैं तो बनाती हूँ कुछ इस तरह। तो आप किस तरह बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। जो आपके क्लीनिंग टूल होते हैं ना, ख़ास तौर पे जो मॉप वगैरह होते हैं, तो इनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप क्लीनिंग कर लें या फिर क्लीनिंग करने से पहले आप इनको इस तरीके से एक शॉपर में डाल दें जब ये थोड़े थोड़े गीले हों, और 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डाल देना है डिटर्जेंट कोई भी। और कोशिश तो ये किया करें कि इसको आप ने जो है ना वो क्लीनिंग के बाद इस तरीके से क्लीन करके रखें। उसके साथ ही आपने डिश वॉशर ले लेना है कोई भी, और वो भी 2 से 3 टेबलस्पून डाल के इसको शॉपर को इस तरीके से बंद करके आपने 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल छोड़ देना है।
आप यकीन कीजिए 1 घंटे तक आप छोड़ेंगे तो इसमें जितने भी जर्म्स होंगे, जितनी भी मैल होगी और स्मेल वगैरह हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है इनको जब भी आप पोछा वगैरह लगाते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप फर्श साफ़ करते हैं तो इनमें भी मैल हो जाती है। तो फिर आप इसको इसमें से वो सारी की सारी मैल रिमूव हो जाएगी और जितने भी इसमें डस्ट होगी सारी रिमूव हो जाएगी। अब ये देखिए काफ़ी हद तक नीट हो चुका था। अब मैं इसको मसल मसल के और अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद आप देखिएगा कि एक तो इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आएगी और उसके बाद ये अब बिल्कुल नीट हो जाएगा। ये क्योंकि थोड़ा सा ग्रेनिश था मेरा, तो ये इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप इस तरीके से बिल्कुल हैंग कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने गैराज में एक साइड पे बिल्कुल लगाए हुए हैं और यहीं पे मैं रख देती हूँ अपनी झाड़ू को भी और यहीं पे मैं अपनी जो है बास्केट्स वगैरह को भी क्लीन करके उल्टा करके एक साइड पे रख देती हूँ। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारी जो ये मशीनें होती हैं ना, तो मेरी जो ये मशीन है ना, इसका जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे मैं जब धागा डालती हूँ ना, वो अंदर की तरफ फंस जाता है और जब मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती है, बार बार धागा टूट जाता है। हमारे पास होते हैं इस तरह से क्लॉथ क्लिप और ये टूट गया था तो मैंने सोचा इसका बेहतरीन यूज़, तो मैंने इसको जो है क्योंकि इसका ऊपर से स्टील का हैंडल मौजूद था, यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी डबल टेप की मदद से और इसके अंदर से धागे को पास करूँगी और अब मैं रेगुलर जिस तरह धागा मशीन में डलता है उस तरह से डालूंगी और स्टिचिंग करूँगी। अब मेरा धागा बार बार नहीं टूटेगा और मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी स्टिचिंग के दौरान वो बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ इस टूटे हुए क्लॉथ क्लिप की मदद से मेरा प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। तो अब इजीली मैं सिलाई कर सकूँगी बिल्कुल परेशानी के बगैर। तो इस तरीके से आप जो है अपनी बेकार से जुगाड़ लगा के एक तो हज़ारों रुपीस बचा सकते हैं, सेकेंडली अपने काम को कर सकते हैं आसान। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हम जब स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास स्टिचिंग के लिए हमें सिलाई चाहिए होती है सीधी। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था ढक्कन, उसको मैंने डबल टेप लगा दिया और इस तरीके से मैं बिल्कुल इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगी और जहाँ पे मैंने यहाँ सिलाई करनी है। अब क्या होगा कि जब मैं सिलाई करूँगी ना, बिल्कुल ये इक्वल आएगी और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ास तौर पे जब हम करने लगते हैं गलों की सिलाई या फिर गोलाई में हमारी कोई कटिंग होती है ना, हम उसको करने लगते हैं तो उसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर उसमें सिलाई जो है ना आपकी मुश्किल से ही आती है और इक्वल नहीं आती। इसकी मदद से आप सिलाई करेंगे और ये गोलाई खुद ब खुद ये मुड़ता जाएगा कपड़ा और इक्वली बिल्कुल 1 इंच का ही इक्वल चारों तरफ से ये सिल जाएगा। कैसा लगा आइडिया? तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था बैग और ये काफ़ी साल पुराना है, 7-8 साल हो गए हैं और इसका ना ये टूट गया था बिल्कुल सेंटर में जो प्लास्टिक होता है। और ये जाहिर सी बात है आपने स्टोरेज बॉक्स के लिए इस तरह के बैग लिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक शॉपर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने शीट ली हुई थी जो मेरे फ्रिज में से निकली थी, तो उसमें से काफ़ी पीसेस पड़े थे। तो मैंने इसके बिल्कुल साइज़ का एक पीस कट कर लूँगी और चारों तरफ से इक्वल करके और इसकी मैं साइजिंग ले लूँगी और फिर बराबर का कट कर लूँगी। अब ये मेरे पास एक आ जाएगा क्योंकि इस बैग की ज़िप वगैरह ठीक है, हैंडल ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको दोबारा से जो है रिन्यू कर लूँ। अब मैं इसको यहाँ पे लगा के और इसकी जो पाइपिंग है ना, उसकी तरफ से मैं उसके ऊपर लगा के मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब मैंने पाइपिंग के ऊपर इसको थोड़ा सा ना मोड़ के फोल्ड करके मैंने रखा है कि हाफ इंच का अंदर की तरफ करके शॉपर को, और मैंने इसको चारों तरफ से इस तरह से स्टिच कर लिया। अब इसकी पाइपिंग भी शो हो गई और ये इजीली आपका जो है वो दोबारा से तैयार हो गया। अब आप जो भी कपड़े इसमें चाहें रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं और ये अब आपका बैग हो गया है दोबारा से न्यू, और दोबारा से आप इसमें 7-8 साल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? बिल्कुल एक बेकार से आपने जुगाड़ लगाया, शॉपर आपके पास मौजूद होते हैं और इस तरीके से आपका ये बैग दोबारा से बन गया और दोबारा से आपके काम आ जाएगा। आ जाते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे पास पड़े होते हैं इस तरह से ग्लव्स और मैंने ले लिए और मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बहुत ही कारामद चीज़ बनाने वाली हूँ। बिल्कुल जी, हम लेकर आते हैं पेंटें और इस तरह से मेरे हस्बैंड की ये पेंट थी और इनमें जो पॉकेट्स होती हैं ना वो बहुत शॉर्ट होती हैं क्योंकि मोबाइल रखना होता है और मोबाइल हाफ जाता है और इसमें से मोबाइल चोरी होने का ख़तरा होता है। मैं पेंट लेकर आई और मेरा हमेशा ही यही होता है कि जब भी मैं लेकर आती हूँ तो मुझे पॉकेट्स बड़े करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया इस ग्लव को और इसकी फिंगर को और इसके थंब को कट कर दिया
और उस जगह से इसको मैंने स्टिच कर दिया। अब जिस साइड से हम ग्लव्स को पहनते हैं ना, वो साइड मैंने रहने दी और बाकी नीचे से फिंगर कट करके और फिर ये इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर दिया। अब मैंने पॉकेट को नीचे से कट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको एक सिरे से लेके ना इस तरह से सिंगल लेती जाऊंगी और इस तरह से इसको घुमाते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लूँगी बहुत आसानी के साथ और इस तरह से मेरी ये पॉकेट हो गई है लंबी। बिल्कुल जी, देखिए अब आप इसमें मोबाइल रखेंगे, पॉकेट लंबी हो चुकी है तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया अपने हस्बैंड का ये मसला और सिर्फ़ इस छोटी सी इस ग्लव्स की मदद से, क्योंकि बेकार पड़े हुए थे, किसी काम के नहीं थे और मैंने इसको काम में ले लिया। तो कैसा लगा आइडिया? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि कौन सी टिप आपके लिए यूज़फुल रही और कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।